Welcome back to my channel. So today we will do the complete chapter Indian economy 1950s and 1990 tak, one short series class 12. Full chapter explanation from starting to end. We will revise, we will fun, we will have lots of fun, we will revise, I will take you to the depth of the chapter, like yeah, I will do whatever I can. I can just explain you. So let's start the chapter with full motivation, with full josh that we can do it. Yes, we can do it. So let's move on. So the big choice economic systems. Okay. So oh my god. Okay. So the big choice economic system. कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट. कैपिटलिस्ट मैंने आपको बताया था, कैपिटलिस्ट मीन्स दैट कि पूरा प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट. अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट रहोगे तो प्राइवेट सेक्टर पे अगर आप डिपेंडेंट रहोगे तो वो प्राइवेट सेक्टर पे जो आप डिपेंडेंट रहोगे तो आपको वो क्या क्या सिर्फ वो अपनी प्रॉफिट की बात करेगा, वो इसकी बात नहीं करेगा कि लोगों को क्या उनकी नीड्स है, क्या उनकी बेसिक नीड्स है, क्या उनको फुलफिल करना है, ये सब बात नहीं करेगा. वो सिर्फ प्रॉफिट की बात करेगा, इनकम की बात करेगा, जो उनके पास जितना पैसा है वो उसकी बात करेगा. ठीक है, फिर ठीक है, तो हमने पढ़ा तो कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिज्म मतलब गवर्नमेंट डिसाइड्स. अब मैंने आपको ये बताया था कि सोशल कैपिटलिस्ट मतलब पता चल गया कि कैपिटल मतलब कि प्राइवेट सेक्टर पे आप पूरा काम सौंपते. जैसे हमने पढ़ा था 11th में CBSE में, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये सब हमने पढ़ा था. तो हमने ये पढ़ा था कि देखो कैपिटलिस्ट मतलब पूरा प्राइवेट सेक्टर, सोशलिस्ट मतलब पूरा गवर्नमेंट संभालेगी. मतलब कि कैपिटलिस्ट मीन्स what to produce, how to produce, for whom to produce. तो what to produce में भाई वो देखेगा कि तुम what to produce. how to produce में वो देखेगा किसके लिए प्रोड्यूस करना है. तो वो किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, जिसके पास पॉकेट में पैसा ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो, मनी ज़्यादा हो, वो ये करेगा. ठीक है. और what to produce, how to, for whom to produce में कैसे प्रोड्यूस करना है, तो वो अपना वो देखेगा कि जिसमें पैसे कम लग रहे हैं, अगर वो लेबर इंटेंसिव है इसमें पैसे कम लगेंगे तो वो यूज करेगा. और अगर वो क्या बोलते कैपिटल इंटेंसिव है तो वो उस पे लगाएगा कि जिसमें पैसा कम वेस्ट हो रहा हो. और फॉर हुम टू प्रोड्यूस वो उन लोगों पे बनाएगा जो रिच हो, जिनके पास पॉकेट में पैसा हो और लेने के लिए मतलब वो ले सकते हैं, विलिंग टू बाय एंड कैन बाय. ठीक है. तो ये तो सोशलिज्म में हमने क्या देखा, गवर्नमेंट डिसाइड्स. तो हमने क्या देखा कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट तो नहीं, क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट को अकेला दे दिया तो नहीं होगा, अगर प्राइवेट सेक्टर को अकेला दे दिया तो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट की बात करता है, और जो अगर गवर्नमेंट को सब अकेले की पावर दे दी तो फिर दंगे वंगे हो जाएंगे, मतलब प्रोटेस्ट हो जाएगा कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट को क्यों, उसको क्यों, तो वो सब हो जाता है. तो इसने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू इसके बिल्कुल अपोज थे, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट के. तो हमने क्या लिया, हमने लिया मिक्स्ड इकोनॉमी. क्या लिया हमने क्या लिया, हमने लिया मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब कि दोनों पब्लिक भी और प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट भी और हम भी दोनों साथ में काम करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज बना के दे दी और उस पर काम हम करेंगे. गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज बना के दे दी और हाँ उसके अंदर जो भी काम हो रहा है वो सब हम करेंगे. तो एक थोड़ा सा काम गवर्नमेंट ने कर दिया, फिर हमने देखा कि भाई तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर
जैसे फॉर एग्जांपल राशन कार्ड, तो राशन कार्ड हमें क्या दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया कि राशन कार्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको दे, पर वो काम किससे करवा रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं। उन्होंने राशन कार्ड का इंट्रोडक्शन कर दिया, सब कर दिया, और वो काम किससे करवा रहे हैं, हमसे। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, दोनों, मतलब गवर्नमेंट हमें दे रही है करके और हम उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम अलर्ट है कि भाई ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक स्लाइड में जिसमें मैंने एग्जाम अलर्ट लिखा है मीन्स इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो देखते हैं क्या अलर्ट है भाई। Nehru chose a mixed economy because he wanted a socialist society but with the freedom of a democracy. Yes, नेहरू चाहते थे कि नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ द फ्री इंडिया, वो चाहते थे कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, हाँ वो उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि वो चाहते थे जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो, पर विद द फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी भी हो, इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट करवाए, मतलब जो भी फर्स्ट आ रहा है जो भी हो वो उसको, मतलब उसको खड़ा करे उस कैंडिडेट को, तो मतलब डेमोक्रेटिक वे से सब चले। तो नेहरू चूज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, क्यों, क्योंकि ही वांटेड सोशलिस्ट सोसाइटी, तो उनको सोशल चाहिए, सोशलिस्ट सोसाइटी चाहिए था, पर उनको फ्रीडम चाहिए थी, डेमोक्रेसी, कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक वे से चले, ठीक है। चलो तो हमारी ये हो गया, अब दूसरे उस पे जाते हैं। तो द 4 पिलर्स ऑफ प्लानिंग, GEMS, मतलब GEMS मतलब शॉर्ट फॉर्म, आपको याद रहेगा, G मतलब ग्रोथ, E, हाँ, GEMS मतलब G मतलब ग्रोथ, E मतलब इक्वालिटी, M मतलब मॉडर्नाइजेशन और S मतलब सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स है ऑफ प्लानिंग, G ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो जैसे जेम्स, तो ये जेम्स, वैसे ही मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया कि आप लोगों को याद रहे, जैसे जेम्स मैंने लिख दिया, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ठीक है। तो ग्रोथ, जी मतलब ग्रोथ, ई इक्विटी, फिर एम मॉडर्नाइजेशन और एस सेल्फ रिलायंस। अब हमने ग्रोथ में क्या पढ़ा था, इंक्रीज इन जीडीपी, द केक एनालॉजी, इनकी जीडीपी में अगर इंक्रीज होता है, हमने देखा था ना कि ग्रोथ मतलब एक इंडिकेटर है, जीडीपी एक इंडिकेटर है ग्रोथ का। ये नहीं कि अगर ग्रोथ है, ये होता है कि भाई अगर ग्रोथ है तो डेवलपमेंट भी होगा, पर ये पॉसिबल नहीं है कि ग्रोथ के साथ ही डेवलपमेंट होगा, होना ही जरूरी है, कभी नहीं भी हो सकता है। फिर हमने मॉडर्नाइजेशन में पढ़ा था कि मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ हमारी टेक्निक्स को मॉडर्नाइजेशन नहीं करना है, जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजीज है उनको मॉडर्न नहीं, सिर्फ उनको मॉडर्न नहीं करना है, हमारी सोच को मॉडर्न करना है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंजेस। सेल्फ रिलायंस में हमने पढ़ा अवॉइडिंग फॉरेन डिपेंडेंस, मैंने कोका कोला का एग्जाम्पल दिया था कि फॉरेन जो डिपेंडेंसी अगर हम उसको अवॉइड करेंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे। अगर हम बाहर के देशों से मंगवाते रहेंगे तो हम सेल्फ सफिशिएंट कभी भी नहीं बन पाएंगे, तो हमें बाइकआउट करना चाहिए, ठीक है। इक्विटी मतलब बेनिफिट्स टू दी पुअर, जो पुअर लोग हैं उन पे तो इक्विटी मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इक्विटी मतलब कि भाई जो मतलब जो सब इक्वल पे आ जाए, सब इक्वल लाइन पे आ जाए, जैसे कोई लाइक कोई नीचे किसी के पास घर नहीं है रहने को, किसी के पास वो क्लोथ नहीं है पहनने को, खाना नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो भाई उसको भी उसी चीज़ पे ले आओ जहाँ, उसको भी सेम लेवल पे ले आओ जहाँ हम है, तो उसको सेम लेवल हो जाएगा, ठीक है। इक्विटी मतलब ये, मतलब थोड़ा अपलिफ्ट कर दो उसे, जैसे राशन कार्ड से हम अपलिफ्ट करते हैं, हमारे पास खाना है, पर जो सॉरी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लोग पुअर है उनके पास खाना नहीं है, तो जिनके पास खाना नहीं है वो राशन कार्ड के थ्रू खाना ले सकते, मतलब उनको अपलिफ्ट कर दिया कि
खाना ले सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया हमने, हमारे लेवल पे ले आए, ठीक है। फिर द आर्किटेक्ट पीसी महालानोबिस पीसी महालानोबिस में इनका पूरा नाम देखो, प्रासंटा चंद्रा Mahalanobis was the mastermind behind second 5-year plan. इन्होंने second 5-year plan बनाया था. He founded the Indian Statistical Institute ISI. इन्होंने क्या ढूंढा था? Indian Statistical Institute ISI. Stressed on heavy industries, focused on science and technologies, laid the foundation for long-term growth. ये चाहते थे कि लो जीडीपी मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ और जीडीपी और बढ़े. जीडीपी इज द इंडिकेटर, तो जीडीपी और बढ़े, लॉन्ग ग्रोथ, ठीक है. तो ये प्रसन्नता चंद्रा महालानोबिस जो थे वो मास्टरमाइंड थे बिहाइंड द सेकेंड 5-year प्लान, और उन्होंने ढूंढा था, ही फाउंडेड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI. उन्होंने स्ट्रेस किया था हैवी इंडस्ट्रीज, बहुत अच्छी हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस, उन्होंने साइंस पे फोकस किया, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया, और उन्होंने सोचा कि उन्होंने फाउंडेशन बनाया लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, जीडीपी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े. और आज अभी हमारी जो कंट्री है वो, मैंने आपको बताया था ना कि हाईएस्ट जीडीपी मतलब 1 of the 5th हाईएस्ट जीडीपी हमारे देश की है, ठीक है. तो ये सेकेंड 5-year प्लान ने पीसी महालानोबिस ने इन्होंने सेकेंड 5-year प्लान में मास्टरमाइंड थे. इन्होंने ISI को ढूंढा था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को ढूंढा था, और उस पर स्ट्रेस किया था हैवी इंडस्ट्रीज पे, साइंस और टेक पे फाउंडेशन बनाया था लॉन्ग टर्म ग्रोथ का, ठीक है. इतनी बात समझ में आई? क्लियर? लेट्स मूव ऑन, ठीक है. ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स पे आते हैं, एग्रीकल्चर पे आते हैं, ठीक है. अब एग्रीकल्चर पे आएंगे हम तो एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, लैंड सीलिंग, ओनरशिप इंसेंटिव, ठीक है. टॉपर टिप क्या है इसमें भाई, अभी देखते रुक जाओ. एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मतलब रिमूविंग जमींदार सो द टिलर बिकेम द ओनर. मतलब हमने चैप्टर 1 में हमने पढ़ के आए थे कि जमींदारी सिस्टम मतलब लैंड सेटलमेंट, फिर हमने सेकंड पढ़ा था लैंड सेटलमेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो प्रोडक्टिविटी, फिर स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो हमने ये चारों चीज़ें पढ़ी थी, मेन चीज़ें जो एग्रीकल्चर को डिक्लाइन कर रही है या वैनिश ऑफ कर रही है, मतलब एग्रीकल्चर पे अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही. तो क्या हुआ, अब हमने लैंड सेटलमेंट्स में जमींदारी सिस्टम लिया था जो लॉर्ड 1973-83 में समथिंग उसने किया था. हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 पे ये लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किया था. लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इसने किया था. लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में इसने इंट्रोड्यूस किया था लैंड सेटलमेंट. हमने लैंड सेटलमेंट में ये पढ़ा था कि जमींदारी सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. इसमें जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जमींदारी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि भाई, हाँ, जमींदारी सिस्टम में हमने ये पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स ने जमींदार बनाए हुए थे, और मतलब जमींदार की अपनी ओन खुद की लैंड थी, दे ओन देयर लैंड. फिर उसके बाद टेलर्स मतलब फार्मर्स. तो जो जमींदारी से जो बीच में जो जमींदार थे, जो फार्मर्स थे, टेलर्स थे, वो उनकी लैंड पे काम करते थे, और उनकी लैंड पे काम करके उनको रेंट देते थे. मतलब जितना भी वो पैसा आता था तो वो रेंट के फॉर्म में उनको मतलब लगान देते थे. अब उनको जमींदार को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भाई
उनके फैमिली मेम्बर्स भूखे, वो भूखे, उनकी बेटी, उनका बीवी, उनकी सब भूखे, नहीं, उनको अपने पैसों से मतलब था। तो जमींदार से मतलब एक फिक्स डेट, फिक्स्ड रेवेन्यू, कितने पैसे लेने हैं, फिक्स डेट, फिक्स रेवेन्यू सेट, मतलब रेवेन्यू सेटलमेंट सेट करके रखा, और उसी टाइम उतने ही पैसे देते थे। और 1/3 किसको देते थे? ब्रिटिशर्स को। 1/3 वो लोग जमींदार जो ब्रिटिशर्स को देते थे। अगर उन्होंने फिक्स डेट और फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिशर्स को नहीं दे पाए तो क्या होता था? ठीक है, तो अगर नहीं दिया 1/3 उस फिक्स डेट पे, फिक्स उस पर नहीं दिया 1/3, क्या बोलते हैं, 1/3 पार्ट, तो क्या होता था कि जो जमींदार है वो अपने राइट से हाथ धो बैठे थे। तो जो टेलर्स थे, जो सच्ची में काम कर रहे थे, उनको पैसे नहीं, मतलब उनके हाथों में कुछ नहीं लग रहा था, सब उनको रेंट लगान के फॉर्म में जमींदार को देना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब जमींदार सिस्टम को ही हटा दिया। जो बीच में ब्रिटिशर्स और फार्मर्स के बीच में जो जमींदार आ रहे थे, उनको ही जड़ से उखाड़ दिया, उनको ही हटा दिया। उनको अब क्या किया उन्होंने? गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जो जिस लैंड पे काम कर रहा है वो उसकी लैंड हो गई, मतलब जमींदारी सिस्टम उन्होंने टोटली हटा दिया। मतलब बोल दिया कि भाई जो इस लैंड पे काम कर रहा है, ये पूरी लैंड उसकी, वो इसका ओनर है। ठीक है, लैंड सीलिंग, फिक्सिंग मैक्स लैंड लिमिट टू रिड्यूस वेल्थ कंसंट्रेशन। ओनरशिप इंसेंटिव, मतलब डायरेक्ट ओनर्स इन्वेस्ट मोर इन दी लैंड। जो डायरेक्ट ओनर्स होते हैं, मतलब जो टेलर्स को डायरेक्ट ओनर्स बना दिया था, तो वो अपनी लैंड में और इन्वेस्ट, मतलब स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा था पहले, अब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब लोगों को पता चल रहा है कि नहीं भाई, जो जमींदारी सिस्टम था वो हट गया, अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क है पर कर सकते हैं। देखो टॉपर टिप क्या है भाई? Land reforms were successful in Kerala and West Bengal because of strong political will. जो लैंड रिफॉर्म्स था ना, वो केरला और वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छे से चला, और कुछ कुछ इसमें नहीं चला। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे से फॉलो नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई अगर जैसे इतनी क्या बोलते हैं, हाँ, वो जो टेलर्स है, जो फार्मर्स है, जो उसमें काम करते हैं, उनको क्या किया? उनको धक्के मार के निकाल दिए कि भाई अब हम काम करेंगे। मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि जो इस पे काम करेगा उसकी लैंड, मतलब हम काम कर रहे हैं, तुम भगो, ऐसे बोला। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था मेड का, तो हम बोलते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट ने कभी वो निकाल दी कि भाई जो मेड अपने घर पे काम कर रही है, तो वो घर उसका, तो हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मेड को निकालेंगे, जा देखो बाहर, हम काम कर लेंगे, झाड़ू पोछा हम लगा लेंगे, तुम क्यों, हमारा घर है, तुम क्यों लो? तो इसलिए हम ऐसे कर देंगे। तो भाई वैसे भी उन्होंने उन्होंने कर दिया, उन्होंने अपनी लैंड से उनको, टेलर्स को, फार्मर्स को, जो भी काम करते थे उनको निकाल दिया, और बोला हम अपनी लैंड पे खुद काम करते हैं। ठीक है, ये बोला। फिर लैंड सीलिंग, और मतलब लैंड सीलिंग, फिक्सिंग मैक्स लैंड लिमिट टू रिड्यूस वेल्थ कंसंट्रेशन। मतलब कि भाई मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना अभी दिशा की, आज इन सबका, कि भाई मतलब गवर्नमेंट ने 10 हेक्टेयर्स की लैंड दे दी है, और जो जो एक्स्ट्रा लैंड है, जिसके पास वो 10 हेक्टेयर्स की लैंड नहीं है, तो उससे कम है, तो वो उससे लैंड लेकर, उसको, मतलब जिसके पास सरप्लस ऑफ लैंड है उससे लैंड लेकर, जिसके पास नहीं है उसको दे देगा। ऐसा करने पर इन्होंने भी लूप होल निकाल दिया। इसमें क्या किया भाई? जो लैंड थी, पूरी लैंड तो इसके अंदर थी। अब जो 10 है, जैसे फॉर एग्जांपल कियांश प्रार्थना के पास 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, तो 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड क्या किया उन्होंने? जो फार्मर्स थे जिनके पास 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड थी, उन्होंने क्या किया? वो 10 हेक्टेयर्स अपने नाम करवा लिया, और 10 हेक्टेयर्स अपने रिलेटिव के नाम करवा दिया कि ये इसके नाम है 10 हेक्टेयर्स, और 10 हेक्टेयर्स मेरे नाम। ठीक है, मतलब फार्मर्स के रिलेटिव्स है, मतलब जो जमींदार के जो रिलेटिव्स है,
उनके नाम करवा दिया वो लैंड। तो मतलब वो लैंड तो पूरी उसकी ही हुई ना, चाहे वो रिलेटिव के नाम भी करवा दी, उसकी लैंड ना। तो इसलिए लोगों ने इस पर भी लूप होल निकाल दिया। तो इसलिए ये बोला गया कि वेस्ट बंगाल और केरला में बहुत सक्सेसफुल रही। फिर ये बोला गया कि जो इसमें ये बोला गया कि जो टॉप की लैंड रिफॉर्म जो है वो सक्सेसफुल रहे केरला में और वेस्ट बंगाल में, और क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल थी। तो इसलिए लूप होल्स निकाल लिए उन्होंने, तो इसलिए हमारी कंट्री नहीं कर पाई लैंड रिफॉर्म्स, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाई ये चीज़ें जो डिसाइड की थी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये टॉपर टिप है, मीन्स ये पूछा जा सकता है कि इन विच एरियाज या इन विच मतलब इन विच land reforms were successful in dash and dash because of strong political will। मतलब MCQs में आ सकता है, इसमें आ सकता है, तो केरला एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या देखा? ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने देखा द टेक्निकल सर्च introduced in the mid 1960s to achieve self-sufficient in food grains। हम याद है, मैंने आपको बताया था कि यूएसए से हम लोग खाना मंगवाते थे ब्रिटिशर्स के थ्रू। मतलब जब ब्रिटिशर्स थे तो हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हम क्योंकि एग्रीकल्चर भी इतना नहीं हो पा रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खाना मंगवाते थे कि मतलब। तो इसलिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, तो उसकी वजह से हमने यूएसए से खाना मंगवाना भी बंद कर दिया। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन? ये इंट्रोड्यूस हुआ इन मिड 1960s टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंसी के लिए ये इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब यूएसए से हमने खाना मंगवाना बंद कर दिया। तो इंट्रोड्यूस इन ग्रीन रेवोल्यूशन introduced in the mid 1960s to achieve self sufficiency in food grains में self sufficiency। HYV seeds में high yielding variety, second correct use of fertilizers, modern irrigation facility। तो ये high yielding variety of जो high yielding variety seeds जो थी वो बहुत पानी पीती थी, बहुत पेस्टिसाइड्स चाहिए था इनको, बहुत फर्टिलाइजर्स चाहिए थे, मतलब पानी ज़्यादा चाहिए, फर्टिलाइजर्स ज़्यादा चाहिए, पेस्टिसाइड ज़्यादा चाहिए और बहुत चीज़ ज़्यादा चाहिए। तो भाई कैसे, जो पुअर फार्मर्स है वो तो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे HYV सीड्स। क्यों? प्रोडक्शन अच्छा होगा पर जो वो पानी भी ज़्यादा पिएंगे, फर्टिलाइजर्स भी ज़्यादा लेंगे, पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा लेंगे, तो वो इतना, जो पुअर फार्मर्स है वो इतना अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो अब उनके लिए क्या करेंगे, तो देखते हैं। ठीक है, तो HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, करेक्ट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी। कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केटेड सरप्लस इज द सरप्लस क्रॉप सोल्ड बाय फार्मर्स इन द मार्केट आफ्टर देयर ओन नीड्स। मतलब क्या है, पहले तो वो खुद का निकाल लेते हैं, जो भी जितना भी उन्हें वेस्ट सरप्लस में निकाल के रखते हैं, जितना भी उन्हें अभी के लिए चाहिए होता है और आगे के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वो उतना अपना स्टोर कर लेते हैं, सरप्लस के लिए निकाल लेते हैं। फिर आगे जाकर वो अपनी मतलब मार्केट में उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, मार्केटेड सरप्लस इज द सरप्लस क्रॉप सोल्ड, मतलब सोल्ड किया फार्मर ने इन द मार्केट आफ्टर, बाद में पहले खुद की नीड्स फुलफिल की, फिर मार्केट में जाके उसको सोल्ड किया। ठीक है, मार्केटेड सरप्लस इज द सरप्लस क्रॉप सोल्ड बाय फार्मर्स के द्वारा पहले इन द मार्केट आफ्टर देयर ओन नीड्स, उनकी नीड्स पहले उन्होंने फुलफिल की, जो भी उनकी फ्यूचर में नीड्स होगी, मतलब जो भी उन्हें फ्यूचर में अगर ये उनको लग रहा है कि हाँ ये लगेगा, वो रख कर फिर उन्होंने मार्केट में जाकर उसको सेल कर दिया। ठीक है, ग्रेट सब्सिडी डिबेट। तो मैंने ये बताया था ना कि आपको भाई ये आपको बताया था ना कि फार्मर्स के पास इतनी चीज़ें नहीं थी। तो ये फार्मर्स के पास, मैंने बताया जो पुअर फार्मर्स है वो सब ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे HYV सीड्स, उनको ज़्यादा पानी पिएंगे, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स लेंगे, ज़्यादा चीज़ें लेंगे, तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? पुअर फार्मर्स तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। जब वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे,
वो अभी जो पुरानी टेक्निक से ही काम कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक से काम नहीं कर रहे, तो वो ये अफोर्ड कैसे कर पाएंगे एचवाईवी सीड्स, बहुत पानी, बहुत फर्टिलाइजर्स, तो कैसे कर पाएंगे? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको सब्सिडीज देते। क्या देते हैं? सब्सिडी देंगे। तो सब्सिडी मतलब कि इनको अगर हम पैसे देंगे, लाइक सब्सिडी मतलब हम ये बोल लेते हैं कि क्या बोलते हैं, सब्सिडी मतलब कि लाइक पैसे, मतलब जो पुअर फार्मर्स है उनको वो पैसे दे दो कि उनको पैसे दे दो कि वो ये सारी चीज़ें खरीद पाए। सब्सिडी मतलब पैसे, कि मतलब फार्मर्स को पैसे दे दो कि वो एचवाईवी सीड और ये सब जो भी फर्टिलाइजर्स है ये सब होता है वो खरीद पाए, इससे पैसे दे दो। ठीक है। अब इस पे भी बहस होने लगी कि भाई क्यों दे रहे हो। कोई आया फॉर पे, कोई आया अगेंस्ट पे। अब वो देखते हैं क्या है, फॉर के लिए क्या है और अगेंस्ट के लिए क्या है। फॉर पढ़ते हैं पहले। encourages poor farmers to adopt new technology। ओके गुड। मतलब अगर हम मतलब सब्सिडीज देंगे गवर्नमेंट, तो भाई एनकरेज करेगा जो पुअर फार्मर्स, गरीब फार्मर्स है, वो न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है। न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये सब देना मतलब शुरू करेंगे। रिड्यूसेस इनइक्वालिटी बाय हेल्पिंग स्मॉल फार्मर्स, मतलब कि वो सेम लेवल पे आ जाएंगे। इक्विटी मतलब सेम लेवल पे आ जाएंगे, कोई ऐसा नहीं कोई ऐसा नहीं, मतलब सेम लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सेम लेवल पे आ जाएंगे। अब अगेंस्ट में क्या, फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो गवर्नमेंट का फाइनल पैसा है, गवर्नमेंट में फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा। बेनिफिट्स रिच फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री मोर, क्योंकि भाई जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो पुअर फार्मर्स तक पहुंच तो पाती नहीं है, तो वो सिर्फ रिच फार्मर्स तक पहुंचेंगी, वो उसको और बेनिफिट करेंगी और हो जाएगा। तो इसलिए फॉर भी सही बात है, फॉर भी सही बोल रहा है, अगेंस्ट भी सही बोल रहा है, मतलब दोनों सही बोल रहे हैं। तो हम कंक्लूजन में क्या पहुंचे, तो वो आगे देखते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया फॉर सब्सिडीज मतलब कि भाई वो इंक्रीज करेगा न्यू टेक्नोलॉजीज, वो जो पुअर फार्मर है वो न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करेगा और रिड्यूस होगी इनइक्वालिटी, सब सेम लेवल पे आएगी, इक्विटी होगी। और जो अगेंस्ट में मतलब फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट और जो पॉलिसी बनाती है उस पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, मतलब जो गवर्नमेंट का जो ट्रेजर है उसमें से जो पैसे जाएंगे तो वो फाइनेंशियल बर्डन होगा। भाई इससे क्या, ऐसे क्या। और वो जो पॉलिसीज होती है वो पुअर फार्मर्स तक तो पहुंच नहीं पाती, रिच फार्मर्स पे आके अटक जाती है। तो जो रिच फार्मर्स है वो सब ले लेंगे, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होगा, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होगा, पुअर फार्मर्स तो पहुंचेगी नहीं उनके पास ये पॉलिसी। तो अब देखते क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने ये बोला कि गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए देगी, ऐसा नहीं पूरे उसके लिए दे रही, नहीं, कुछ टाइम के लिए, उतने लिमिटेड टाइम के लिए जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ वो सब्सिडी देगी, नहीं तो फिर नहीं देगी। ठीक है, तो एचवाईवी सीड्स से प्रोडक्शन लार्ज हो जाएगा, स्टॉक भी, मतलब अब देखो गवर्नमेंट ने ये बोला था ना कि अगर क्या हो रहा है कि भाई इधर तुम्हें अनाज, मैं बता रही तुम अनाज बो रहे हो, ठीक है, अब तुम्हें मार्केट में वो 20 रुपए का तुम बेचोगे, इससे अच्छा तुम मुझे हायर प्राइस में दे दो और मेरे से पैसे ले लो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये बोलती, गवर्नमेंट किसी पे फोर्स नहीं लगा रही कि भाई तुम्हें मुझे ही देना, नहीं, गवर्नमेंट क्या करेगी कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सस्ते दाम पे हम बेच रहे हैं तो मुझे गवर्नमेंट को महंगे दाम पे दे दो। ठीक है, अगर मार्केट में महंगे दाम से बेच रहा है
बिक रहा है तो बेच दो, अगर नहीं बिक रहा है तो मुझे लाके दे दो। तो गवर्नमेंट के पास भी एक स्टॉक मेंटेन हो जाता है, स्टॉक मेंटेन हो गया गवर्नमेंट के पास, और वो पुअर फार्मर के पास उसको अपने पैसे मिल गए। तो गवर्नमेंट के पास स्टॉक मेंटेन हो गया तो वो इमरजेंसीज के लिए, कई फेमाइन आ गई, कोई कुछ हो गया तो वो उसके लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो HYV सीड्स के कारण बहुत लार्ज प्रोडक्शन हुआ, स्टॉक भी अच्छा बढ़ गया गवर्नमेंट के पास, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हम लोग। तो गवर्नमेंट ने यही डिसाइड किया था भाई कि कुछ टाइम के लिए सब्सिडीज देंगे, उससे अलावा उसके बाद सब्सिडी बंद कर देंगे, क्योंकि सब्सिडीज पुअर फार्मर्स भी लेंगे। ठीक है, तो सब्सिडीज का जो भी वो है दोनों फार्मर्स लेंगे, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर, फायदा तो दोनों। क्योंकि अगर आप जैसे आप लाडली लक्ष्मी लेना है तो लाडली लक्ष्मी जो फ्री का पैसा आ रहा है वो आप छोड़ोगे तो हो नहीं, वो तो आप लोगे। तो वैसे ही जो फ्री का वो आ रहा है तो वो तो रिच फार्मर्स भी उसका फायदा लेंगे, और पुअर फार्मर्स तो नहीं रहे वो भी लेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में देखा IPR 1956, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी। IPR मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, तो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 सेक्टर्स, शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 सेक्टर्स कैटेगरीज, शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C। शेड्यूल A में क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा है एग्जाम अलर्ट, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल A में क्या आता है, ओन एक्सक्लूसिवली बाय स्टेट 17 इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि ये जो शेड्यूल A है मतलब 17 इंडस्ट्रीज है इसमें टोटल, ओन्ड बाय स्टेट मतलब गवर्नमेंट जिसको ओन कर रही है, ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इसमें एग्जाम्पल है ऑयल, रेलवे, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें ये सब एग्जाम्पल्स है, आर्म्स, ये सब। तो शेड्यूल A में मतलब 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। शेड्यूल A में ओल्ड एंड गवर्न्ड बाय ओल्ड एंड ओल्ड सॉरी ओल्ड ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, 17 इंडस्ट्रीज है टोटल। इसमें एग्जाम्पल है ऑयल, एयरक्राफ्ट, रेलवेज एक्सेट्रा। तो ये सब गवर्नमेंट ओन करती है और इसको ऑपरेट करती है। शेड्यूल बी में हमने देखा स्टेट लेड प्राइवेट सपोर्ट्स और 12 इंडस्ट्रीज, 12 इंडस्ट्री मतलब गवर्नमेंट भी है, मतलब पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है और हम लोग। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, मतलब 12 इंडस्ट्रीज। शेड्यूल जो गवर्नमेंट है और ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट 17 इंडस्ट्रीज है, और जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सपोर्ट है वो 12 इंडस्ट्रीज है। सो शेड्यूल बी पर जो मेजर रोल प्ले करता है वो गवर्नमेंट ही प्ले करती है, स्टेट ही प्ले करती है। ठीक है, तो वो स्टेट ही प्ले करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, मशीन, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो मेजर रोल किसका है, गवर्नमेंट का है। ठीक है, अब आता है शेड्यूल सी में, तो प्राइवेट सेक्टर जो भी बचा कुचा है, जैसे 70 + 12 29 है, तो 29 जो है वो क्या है, वो गवर्नमेंट के अंदर है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर है। और जो शेड्यूल सी है मतलब प्राइवेट सेक्टर, जितने भी और इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर है। पर इन्होंने भी उसमें भी लाइसेंस लगा दिया। क्या लाइसेंस लगाया कि भाई लाइसेंस राज शुरू कर दिया कि जो जो प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल सी है वो जो भी रेस्ट इंडस्ट्रीज है वो तो भारी, पर इन्होंने क्या किया, इस पर भी रोक लगा दी, इस पर भी रिस्ट्रिक्ट लगा दिया। क्यों रिस्ट्रिक्ट लगा दिया भाई, लाइसेंस राज चालू कर दिया। क्या कर दिया, न्यू इंडस्ट्रीज बनानी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर
न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, न्यू फर्टिलाइजर्स लॉन्च कर रहे हो, कुछ पॉलिसी लॉन्च कर रहे हो, तो भाई आपको प्रमोट मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा उसका, डाइवर्सिफिकेशन। और अगर आप अपनी इंडस्ट्रीज को और एक्सपैंड करना चाहते हो तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, परमिट लाइसेंस, ठीक है। एग्जाम मेरिट क्या है इसमें, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज यूज्ड टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी इन बैकवर्ड एरिया। मतलब जो लाइसेंस थे ना वो इसलिए प्रमोट करे जाते थे क्योंकि जो रीजनल इक्वालिटी थी बैकवर्ड एरियाज में उसको प्रमोट करना था, अच्छा करना था, ठीक है। मतलब लाइसेंस तो थे वो इजीली मिल जाते थे। अगर आप कहीं दूर काम कर रहे हो वहाँ पे कुछ वहाँ पे कुछ खाली खेत है, वहाँ पे मतलब क्या बोल सकते हैं, खाली, हाँ सॉरी, खाली खेत है या कहीं ऐसी जगह आप इंडस्ट्री सेट कर रहे हो जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज है या कुछ है, तो वहाँ पे आपको लाइसेंस इजीली मिल जाता है, ठीक है। फिर आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, और इसमें एक इमेज आ रही थी वो शायद मैं लगाना भूल गई, कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में SSI, द कार्वे कमिटी 1955 में आई थी, रिकॉग्नाइज दैट SSI आर लेबर इंटेंसिव। मतलब हम देखते हैं ना कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, तो लेबर को प्रमोट करता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, जो एग्रीकल्चर की वजह से जो डिक्लाइन हुआ था ना, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स मतलब जब जमींदार पैसे ज़्यादा ले रहे थे और ये सब, तो इससे जो था मतलब जो स्कैरसिटी थी, डेवलप इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक कार्वे कमेटी यूज़ की 1955 में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी, तो रिकॉग्नाइज दैट एस आई मतलब जो लेबर मतलब कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन से काम कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने लगे, जो लोग थे जो अनएम्प्लॉयड थे उनको पैसे देने लगे, उनको एम्प्लॉय करने लगे कि भाई ये तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। तो एक कार्वे कमेटी आई 1955 में, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे और लेबर इंटेंसिव प्रमोट की, प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने लगे और रूरल डेवलपमेंट करने लगे और एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करने लगे कि आओ आओ पैसे लो, मतलब सैलरी लो, एम्प्लॉय में यहाँ पे काम करो, पैसे लो, ठीक है। तो मतलब उन्होंने और एम्प्लॉयज को करना चाहिए। अब ट्रेड, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ट्रेड पे क्या होगा भाई, क्रिटिकल टॉपिक इम्पोर्टेंट है। टैरिफ्स मैंने आपको बताया था ना चैप्टर 1 में टैरिफ्स मतलब टैक्स, ठीक है, हाई टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इन्फैंट इंडस्ट्रीज। तो मतलब जो टैरिफ्स थे, टैक्स मतलब वो हाई टैक्सेस ले रहे थे, तो वो हाई टैक्सेस मतलब अगर गुड यहाँ से हमने पढ़ा था ना उसमें किसमें पढ़ा था, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, और ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स के पहले, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स के पहले जब हमारी, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छे से चलती थी, वर्ल्ड फेमस थी। जब ब्रिटिशर्स आए तो मतलब लोग बनाने तो लगे, पर अगर वो यहाँ से बंगाल कहीं वहाँ बेचते हैं तो उनको एक हाई अमाउंट ऑफ टैक्स मतलब टैरिफ देना पड़ता है। अगर वो इंडिया से ब्रिटिश जा रहा है तो नो टैरिफ, नो टैक्स, इंडिया से ब्रिटिश जा रहा है तो, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है तो, और अगर इम्पोर्ट हो रहा है ब्रिटिश से इंडिया जा रहा है तो भी नो टैक्स। तो हमने ये पढ़ा था ना कि अगर इंडिया से ब्रिटिश जा रहा है तो वो चीप रेट्स पे जाता है, चीप रेट्स मतलब और ब्रिटिश से फिनिश मतलब हम इधर से रॉ मटेरियल्स बेचते थे ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स फिनिश गुड्स बनाकर इंडिया में इम्पोर्ट करते, इंडिया में इम्पोर्ट करते थे और उनको हायर रेट्स पे बेचते थे। तो अब इन्होंने भी क्या रख दिया, टैरिफ, हाई टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स टू प्रोटेक्ट
डोमेस्टिक मतलब इन्फेंट इंडस्ट्री, जो छोटी छोटी मतलब इंडस्ट्रीज होती है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हाई टैक्सेस रख दिए उन्होंने, कोटास कर दिए, फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स अलाउड इन, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने फिक्स कर दिया इतना, जैसे हम बोलते हैं ना 1 kg ऑफ दिस दे दो, मतलब 1 kg आलू दे दो, 1 kg, ½ kg प्याज दे दो, ऐसा बोलते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, बोल दिया कि भाई इतना सामान, इतना केजी, इतना ऐसा, 1 kg 2 kg इतना वो इस ईयर में अलाउड किया जाएगा यहाँ से वहाँ इम्पोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इतना ही अलाउ किया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना कि फ्लाइट्स में जब हम बैठते हैं तो आई थिंक सो फ्लाइट्स में हम जब, हाँ, फ्लाइट्स में हम बैठते हैं तो बोलते हैं ना इतना सामान ही अलाउड है, इससे ज़्यादा सामान अलाउड नहीं, मतलब इतना केजी सामान अलाउड है, इससे ज़्यादा सामान अलाउड नहीं है। तो वैसे ही इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी वो कर दिया कि फिक्स कर दिया कि इतनी क्वांटिटी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्रिटिकल टॉप क्या है, दिस पॉलिसी लैक्ड कंपटीशन लीडिंग टू लो क्वांटिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट। ये जो था, ये चीज़ जो थी, सॉरी, ये जो चीज़ थी, ये जो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी गवर्नमेंट ने, ये लो क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, मतलब लीडिंग टू लो क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। और हम अब जो बाहर वाले जो लोग थे, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन जो चल रहा था, उस पे बाहर हो गए, मतलब उससे पिछड़ गए, क्योंकि इतना लो क्वालिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। तो ब्रिटिशर्स आए थे ना, ब्रिटिशर्स का काम अच्छा नहीं हो पाया ना, जीरो से हीरो, जीरो से फिर से शुरू करना पड़ा, इसलिए जो कंट्रीज थी, मतलब जो इंडिया थी, वो नहीं कर पाई, तो इसलिए वो नहीं कर पाए, मतलब कॉम्पिटिट नहीं कर पाए बाहर कंट्रियों से, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग, क्या अचीवमेंट्स थे, तो प्लानिंग की क्या क्या अचीवमेंट्स थे, तो व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग। So industrial share in GDP rose from 13% 1950 में 13% था to 24.6% in 1990। तो देखो GDP कितना बढ़ गया, मतलब 13% था to 24.6% बढ़ गया। सेल्फ सफिशिएंसी हो गई इन फूड ग्रेन्स, हम मतलब हम बाहर से यूएसए से खाना नहीं मंगवाते, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हम यहाँ पे ही बनाते हैं, यहाँ पे ही खाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बियॉन्ड टेक्सटाइल शुगर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब लाइसेंस, मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि न्यू प्रोडक्ट बनाना, तो वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बियॉन्ड टेक्सटाइल शुगर, ये सब हम और बनाने लगे लाइसेंस के थ्रू या इसके थ्रू। हाँ, अब आता है डाउन साइड फेलियर। अब भाई फेलियर होने लगा, धीरे धीरे गिरने लगी। पहले तो ऐसे मतलब जीडीपी बढ़ गई 13% से 24.6%, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गई, मतलब न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होने लगे, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने लगे। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि हाँ, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अब यूएसए से मंगवाना नहीं पड़ा, खाना जो भी हम खाते थे यूएसए से मंगवाते थे ना, अब उनको नहीं मंगवाना पड़ा, हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, तभी ये सब पड़ा। अब डाउन साइड धीरे 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 गिर रहा है, वैनिश हो रहा है, फेलियर हो रहा है। अब लाइसेंस राज, corruption and red tape prevented new entrepreneurs from growing। अब क्या हुआ भाई, करप्शन होने लगा, करप्शन शुरू होने लगा। तो गवर्नमेंट था, 29 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर थी, तो गवर्नमेंट के अंडर अंडर 29 इंडस्ट्रीज थी। तो जो भी न्यू एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू प्राइवेट सेक्टर थे, जिन्होंने लाइसेंस लेकर अच्छे से काम करना शुरू किया, वो भी मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, वो भी नीचे गिर रहे थे, ग्रो नहीं हो पा रहे थे अच्छे से। पब्लिक सेक्टर लॉसेस, स्टेट ओन्ड फर्म्स वर inefficient and drained the economy's resources। जो भी इकोनॉमी के रिसोर्सेज थे वो भी ड्रेन हो गए।
कंक्लूजन क्या निकला, वाइल दी फाउंड जो हमने फाउंडेशन बनाया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत सही था, पर द इनएफिशिएंसीज लेड टू कुछ भूल हो गई होगी, कुछ इनएफिशिएंसी हो गई होगी, तो जिसके कारण 1991 रिफॉर्म्स एलपीजी में डिक्लाइन हो गया, फेलियर हो गया। मतलब फाउंडेशन बहुत अच्छा था, फाउंडेशन सब अच्छा बनाया था, पर अपनी इकोनॉमी ड्रेन होने लगी, जो स्टेट ओल्ड फर्म्स थे बहुत बहुत इनसफिशिएंट हो गए, इंडस्ट्रीज इनसफिशिएंट हो गई और वो डिक्लाइन होने लगा। फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था पर वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडे। हाँ, तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आंसर्स ले लो, तो क्या क्या है देखो। व्हाई डिड इंडिया फॉलो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन मार्केटेड सरप्लस, ये मैंने आपको बताया था। व्हाट वाज द थ्री फोल्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन एंड हाउ डिड द कार्वे कमिटी व्यू SIS मतलब SIS मतलब स्मॉल SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी। कार्वे कमेटी 1955 जो आई थी, उसने क्या क्या किया, उसने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी और रूरल डेवलपमेंट किया और बहुत वो चीज़, तो वो लिखना है। फिर व्हाट वाज द थ्री फोल्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, क्या तीन फोल्ड में इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन था, वो लिखना है। फिर एक्सप्लेन मार्केटेड सरप्लस, क्या बताया था ना मैंने कि पहले वो अपनी लीड्स को फुलफिल करते हैं फिर बाद में मार्केट में बेचते हैं। फिर व्हाई डिड इंडिया फॉलो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्यों इंडिया फॉलो कर रही थी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, मतलब है इम्पॉर्टेंट है। तो गुड लक विद योर एग्जाम्स। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सो फॉर टुडे दिस मच, so like share subscribe my channel for more lectures, so and more updates. So yeah, so chapter is finished today, chapter 2, uh, Indian economy 1950 से 1990 तक is finished now. Chapter 2 is finished. So like subscribe my channel now. To bye, love you all, love you, bye.